हमारे सामने आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का कच्चा चिट्ठा है जो एक चट्टान के किनारे से शुरू होती है। एक लड़की है नेहा जो एक खत लिख रही है, शायद अपना आखिरी खत। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी सिर्फ आत्महत्या के बारे में उतनी नहीं है। सही बात है। जितनी उस एक झूठ के बारे में है जो हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनों से बोलते हैं। हाँ, और अक्सर अच्छी नीयत से। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और इससे जुड़ी 3 बड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि एक अच्छे झूठ का मनोविज्ञान क्या होता है। दूसरा, हमारी जिंदगी में ये जो रहस्यमयी किरदार होते हैं या कैटलिस्ट, इनकी क्या भूमिका होती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि सपनों और रिश्तों के बीच का वो अनकहा समझौता जो अक्सर परिवारों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ एक प्लॉट नहीं है, ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी किस बात की? इस बात की कि हम अपनी ही बनाई हुई उम्मीदों के बोझ तले कैसे दब जाते हैं और कैसे कभी कभी एक बाहरी हस्तक्षेप, एक अजनबी की कही हुई बस एक बात हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस कहानी को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हुए इन आइडियाज की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है नेहा से। वो एक चट्टान पर बैठी है, सिगरेट पी रही है और एक खत लिख रही है। और तभी हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, झूठ का अंत ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। यहीं से तनाव बनना शुरू हो जाता है। हाँ, वो बताती है कि उसने अपने माँ बाप से 5 साल से झूठ बोला है। झूठ ये कि वो मुंबई रेलवे में टिकट कलेक्टर है, जबकि असल में वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। बिल्कुल। और ये झूठ का वजन ही उसे इस किनारे तक ले आया है। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी वो ये है कि उसका दर्द ये नहीं है कि वो सफल नहीं हुई। अच्छा? उसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि उसके पिता ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। वो कहती है, पापा ने सपोर्ट किया इसीलिए तो पिछले 5 साल से झूठ बोल के यहाँ हूँ। ये तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हाँ, और यहीं से कि सपोर्ट ही बोझ बन गया। बिल्कुल। और यहीं से हम अपने पहले बड़े आइडिया पर आते हैं, जो है सकारात्मक झूठ का मनोविज्ञान। सकारात्मक झूठ, ये क्या होता है? देखिए, नेहा का जो झूठ था वो किसी को धोखा देने के लिए नहीं था। उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो तो बस 2 अलग-अलग बल्कि विरोधाभासी उम्मीदों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही थी। कौन सी 2 उम्मीदें? एक, अपने पिता का सपना पूरा करना कि बेटी सरकारी नौकरी में सुरक्षित है, और दूसरा, अपना कलाकार बनने का सपना पूरा करना। अच्छा। जब दिमाग में 2 ऐसे विरोधी विचार एक साथ चलते हैं तो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। नेहा का झूठ एक तरह से उस डिसोनेंस को कम करने का एक तरीका था। ये झूठ एक मेंटल शॉर्टकट बन गया था। हाँ, एक शॉर्टकट, ताकि उसे वो अपराध बोध, वो गिल्ट महसूस ना हो। पर जैसा कि होता है, ये शॉर्टकट 5 साल बाद एक डेड एंड पे पहुंच गया। और उसका वो डायलॉग, पापा ने सपोर्ट किया इसीलिए झूठ बोला, ये बहुत गहरा है। हाँ, ये बात तो है। इसका मतलब है कि उसके पिता का भरोसा और उनका समर्थन ही उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। उसे लग रहा था कि वो उनके भरोसे को हर रोज, हर पल धोखा दे रही है। ये तो बहुत से लोगों के साथ होता होगा जो अपने परिवार से कुछ अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल। परिवार का प्यार और उनकी उम्मीदें ही अनजाने में एक पिंजरा बन जाती हैं। और जैसे ही नेहा इस पिंजरे से बाहर निकलने का सबसे भयानक रास्ता चुनने वाली होती है, कहानी पूरी तरह घूम जाती है। एक ट्विस्ट आता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो कूदने ही वाली होती है कि एक आवाज आती है, सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे। और फिर अमिता नाम की एक महिला सामने आती है और बड़े आराम से कहती है, यहाँ पानी कम है, पत्थर ज्यादा, सिर्फ लगेगी, मरोगी नहीं। ये क्या था? कोई किसी को सुसाइड करने से ऐसे रुकता है क्या? यह अजीब इसलिए है क्योंकि अमिता का किरदार एक साधारण इंसान के तौर पर लिखा ही नहीं गया है। तो फिर वो क्या है? वो एक क्लासिक नैरेटिव डिवाइस है, जिसे हम स्ट्रेंजर्स इंटरवेंशन या रहस्यमयी मेंटोर कह सकते हैं। अच्छा। ऐसे किरदारों का कोई अतीत या भविष्य नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है, कहानी के मुख्य किरदार के अंदरूनी संघर्ष को बाहर लाना और उसे एक ऐसा सच दिखाना जो वो खुद नहीं देख पा रहा। बिल्कुल। इसीलिए अमिता का व्यवहार बिल्कुल ठंडा है, डिटैच्ड है। वो नेहा का सुसाइड नोट उठाकर पढ़ती है और उसमें हिम्मत की जगह हिटमैन लिखने पर हंस देती है। हाँ, ये बहुत अजीब था। वो स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल नहीं मान रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई
कोई नाटक देख रही हो? हाँ, क्योंकि उसका काम नेहा को दिलासा देना नहीं है, उसका काम है उसे झिंझोड़ना। पर कहानी में आगे चलकर ये साफ होता है कि वो सिर्फ नेहा की कल्पना नहीं है। बाद में एक और लड़का मिलता है जो बताता है कि वो भी यहाँ किसी लड़की से मिलने आता है जिसने उसके दोस्त की जान बचाई थी। तो कहानीकार ने उसे असली किरदार क्यों बनाया? उसे नेहा का वहम थी तो दिखा सकते थे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उसे वास्तविक बनाकर कहानीकार शायद ये संदेश दे रहा है कि ऐसे कैटलिस्ट या उत्प्रेरक हमारी दुनिया में सच में मौजूद हो सकते हैं। मतलब कोई फरिश्ते नहीं? नहीं, फरिश्ते नहीं, बल्कि ऐसे लोग जो सही समय पर सही बात कह जाते हैं। लेकिन उसे रहस्यमयी बनाए रखना भी जरूरी है ताकि उसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बना रहे। क्या मतलब? अमिता एक तरह से उस सच का प्रतीक है जिसे नेहा सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो उस चाबी की तरह है जो नेहा के आत्मनिर्मित जेल का ताला खोलती है, और वो ताला खुलता है कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट से। हाँ। जब नेहा अपने झूठ की वजह अपने पिता के सपनों को बताती है तो अमिता एक लाइन कहती है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती है, पर तुमने पापा से झूठ नहीं बोला। ये लाइन ये सब कुछ बदल देती है। हाँ, पहले तो नेहा को समझ नहीं आता, फिर अमिता समझाती है कि रेलवे में भर्ती के लिए परीक्षा देनी होती है जो नेहा ने कभी दी ही नहीं। और ये बात उसके पिता को पता थी। पापा ने तुम्हें मुंबई इसलिए जाने दिया ताकि तुम अपना सपना जी सको। एक मिनट, मतलब उसके पिता को सब कुछ पता था? सब कुछ। ये तो पूरी कहानी पलट देता है। और यहीं हम अपने तीसरे और सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच का अनकहा समझौता। अनकहा समझौता। ये कोई झूठ नहीं था, ये एक मौन सहमति थी। नेहा के पिता शायद सीधे सीधे ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जाओ और अपना सपना पूरा करो। क्यों? क्योंकि वो खुद एक किसान थे, उनके लिए सरकारी नौकरी ही सुरक्षा की गारंटी थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर सच्चाई को नजरअंदाज किया। मतलब? उनका ये न पूछना कि बेटा परीक्षा का क्या हुआ, यही उनकी तरफ से दी गई अनुमति थी। उन्होंने नेहा को वो आजादी दी जो वो शायद शब्दों में नहीं दे सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेहा पिछले 5 साल से जिस अपराध बोध में जी रही थी वो पूरी तरह से उसका अपना बनाया हुआ था। बिल्कुल। उसके पिता ने तो उसे कभी उस बोझ के नीचे डाला ही नहीं। कभी नहीं। और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली सबक है। अक्सर हम जिन बोझों को ढोते हैं वो दूसरों ने हम पर नहीं डाले होते, बल्कि हमने खुद अपने ऊपर लादे होते हैं। हाँ, समाज की, परिवार की उम्मीदों की गलत व्याख्या करके। अमिता ने सिर्फ एक आईना दिखाया, उसने कोई नई जानकारी नहीं दी, सिर्फ उन तथ्यों को जोड़ा जिन्हें नेहा देखना नहीं चाहती थी। इसके बाद जब नेहा अपने पिता को फोन करती है, हाँ, तो वो सीन बहुत जबरदस्त है। पिता का पहला सवाल, तो बनी या नहीं एक्ट्रेस, ये अनकहे समझौते पर मोहर लगा देता है। बिल्कुल। और फिर पिता की वो लाइन, बुरा इस बात का लगा कि 5 साल लग गए बोलने में। ये लाइन तो दिल को छू जाती है। मतलब उन्हें झूठ से नहीं, उस दूरी से तकलीफ थी जो उस झूठ ने बना दी थी। हाँ। दर्द झूठ का नहीं था, दर्द संवाद की कमी का था। ये कॉल नेहा के लिए एक तरह की मुक्ति है। और जैसे ही उसे ये मुक्ति मिलती है, अमिता गायब हो जाती है। हाँ। उसका काम पूरा हो गया था। वो एक कैटलिस्ट थी, रिएक्शन शुरू करवाया और चली गई। इस पूरे अनुभव के बाद नेहा का किरदार मतलब 180 डिग्री बदल जाता है पूरी तरह से। जब वो यूपी वाला लड़का उससे मिलता है और कहता है कि वो भी एक्टर बनने आया है, तो नेहा उसे वो सलाह नहीं देती जो शायद वो कुछ घंटे पहले खुद को देती। क्या कहती है वो? वो उसे ये नहीं कहती कि अपने सपनों के पीछे भागो। इसके बजाय वो कहती है, माँ से प्यार है, घर जाओ, माँ के साथ रहो, उसकी सेवा करो। ये बदलाव ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उसकी सबलता की परिभाषा बदल गई है। मतलब 5 साल तक उसके लिए सफलता का मतलब था एक एक्ट्रेस बनना, एक सपने को हासिल करना। लेकिन उस चट्टान पर सच का सामना करने के बाद उसके लिए सफलता का मतलब हो गया है रिश्तों को संभालना, जिम्मेदारियों को निभाना और सच्चाई के साथ जीना। उसने मुंबई में रहकर जो कीमत चुकाई, अकेलापन, अपराध बोध, झूठ, वो नहीं चाहती कि कोई और चुकाए। वो समझ गई है कि कभी कभी सबसे बड़ा सपना अपने लोगों के साथ होना होता है। तो अंत में कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं एक नए रूप में खत्म होती है। नेहा एक बदले हुए इंसान के तौर पर घर की ओर चल पड़ती है। उसे अपनी मंजिल मिल गई है, जो मुंबई के किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि उसके घर पर है। और उसका लिखा वो खत, वो मृत्यु पत्र, हवा से उड़कर समुद्र में समा जाता है, जैसे उसके पुराने जीवन का एक प्रतीकात्मक अंत हो गया हो।
और वो यूपी वाला लड़का, वो उसी चट्टान पर उस रहस्यमयी लड़की का इंतजार करता रह जाता है। ये एक बहुत दिलचस्प अंत है। हाँ, एक को उसका जवाब मिल गया और वो आगे बढ़ गई, और दूसरा अब भी उसी जवाब के इंतजार में बैठा है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि हमारे अच्छे झूठ अक्सर हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सही बात है। दूसरा, कभी कभी जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए एक बाहरी नजरिए की, एक अमिता की जरूरत पड़ती है। और तीसरा, हमें अपने परिवार के अनकहे समर्थन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनकी कही हुई बातों के बोझ तले दबना चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? नेहा और वो यूपी वाला लड़का दोनों एक ही सपना लेकर शहर आए थे। नेहा अब घर लौट रही है, उसे एक अलग तरह की शांति मिल गई है, जो शायद उसे एक्टिंग की दुनिया में कभी नहीं मिलती, जबकि वो लड़का अब भी वहीं इंतजार कर रहा है। यह सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी सपने का पीछा करते हैं तो क्या हम उस सपने के पीछे भाग रहे होते हैं या अपनी ही बनाई हुई किसी उम्मीद के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और जिंदगी के किस मोड़ पर हमें रुक कर ये तय करना चाहिए कि अब सपने को नहीं बल्कि हकीकत को गले लगाने का वक्त आ गया है।